अपने प्यारे बच्चों का एक बार फिर से हम अपने क्लास में स्वागत कर रहे हैं। हेलो बच्चों, आज के क्लास से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी बातें हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के स्ट्रक्चर पर करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखो, C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को तुम कहते हो कार्बोनिल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और हम जानते हैं कि कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं। तो अभी ये 2 बॉन्ड्स खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर तुम कोई भी सूटेबल ग्रुप, कोई भी सूटेबल चीज़ ला करके जोड़ सकते हो स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए। तो अगर हमने C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ 2 एल्किल ग्रुप्स जोड़ दिए, R का मतलब एल्किल ग्रुप, ठीक। वैसे और भी तरह तरह के कार्बन चेन्स हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल लेट अस गो सिंपल। धीरे धीरे तुम अपने आप समझ जाओगे, ये सब कहना नहीं पड़ता है। तो चलो, R का सबसे सिंपल मतलब एल्किल ग्रुप और एल्किल ग्रुप दोनों एक जैसे हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ जब तुम 2 एल्किल ग्रुप लगा देते हो तो तुम्हें जो स्ट्रक्चर मिलता है, तुम्हें जो कंपाउंड मिलता है, तुम उसको कीटोन कहते हो। और अगर C डबल बॉन्ड O के एक तरफ तुमने एल्किल लगाया और दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगाया, तो ऐसा करने पर तुम्हें जो स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कंपाउंड मिलेगा, उसे तुम एल्डिहाइड कहोगे। तो एल्डिहाइड कैसे लिखना है, कीटोन कैसे लिखना है, वो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसी चैप्टर पर बात होने जा रही है और तुम्हें स्ट्रक्चर ही लिखना नहीं आएगा तो हम लोग बात कैसे कर सकेंगे। तो C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ एल्किल एल्किल लगा दिया, कीटोन। एक तरफ एल्किल लगाया, दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा दिया, तो एल्डिहाइड। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड्स के लिए कुछ एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल्स एल्डिहाइड्स के लिए। तो देखो, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ तो हाइड्रोजन है ही, दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। इस एल्डिहाइड को तुम कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड कहते हो, ठीक। IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा वो हम लोगों ने IUPAC वाले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए उसकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। जस्ट यहाँ पर मेरा सारा टारगेट है कि कुछ एल्डिहाइड्स के तुम नाम लिख लो, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब तुमसे प्रश्न पूछा जाता है तो इनके कॉमन नेम्स के ज़रिए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कॉमन नेम्स के ज़रिए हम पहचानते हैं। तो इसीलिए वही नाम हमने यहाँ पर लिखा है जिसकी तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। तो एसिटल्डिहाइड इसे कहते हैं। और इसी तरह से इस वाले एल्डिहाइड को देखो, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ ये इथाइल ग्रुप, और इसमें 1 2 3 कार्बन है, इसीलिए प्रोपियोनल्डिहाइड। तो ये जो COH है, इस ग्रुप को तुम एल्डिहाइड ग्रुप भी कहते हो। तो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप लगा दिया, एसिटल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप के साथ इथाइल ग्रुप लगा दिया, कुल मिलाकर के 1 2 3 कार्बन हो जाएंगे, प्रोपियोनल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप के साथ बेंजीन रिंग, बोले तो फिनाइल ग्रुप लगा दिया, बेंजल्डिहाइड। और अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है तो ये अपने आप में एक स्पेशल एल्डिहाइड है, जिसे फ़िलहाल हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे। तो ये 3-4 नाम जो है कम से कम याद रखोगे, क्योंकि बार बार इनकी तुम्हें ज़रूरत पड़ती रहेगी। इसी तरह से कुछ कीटोन्स के कुछ एग्जाम्पल्स लिए जाए। C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ मिथाइल और मिथाइल जोड़ दिया, कॉमन नेम में इसे एसीटोन कहते हैं, और इसी नाम से तुमसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। IUPAC नाम लिखना चाहोगे तो 3 कार्बन एटम्स की चेन है, इसीलिए प्रोपेन, और कीटोन के लिए लास्ट में ओन लगा देते हो तो प्रोपेनोन हो जाएगा। अगर यही चेन 4 कार्बन एटम्स की हो जाए, बीच में C डबल बॉन्ड O, उधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, तो 4 कार्बन की चेन के लिए ब्यूटेन, और कीटोन के लिए ओन लगा दोगे तो ब्यूटेनोन। कार्बन चेन अगर 5 एटम्स की हो, कार्बन चेन जो है 5 एटम का हो जाएगा, 1 2 3 4 5,
तो C डबल बॉन्ड O को दो अलग अलग तरह से लगाया जा सकता है। इसमें देखो C डबल बॉन्ड O बिल्कुल बिल्कुल सेंटर वाले कार्बन पर है, और इसमें सेंटर वाले कार्बन पर ना होकर के थोड़ा साइड में है। तो अगर हम इधर से गिनती गिने, इधर से काउंटिंग करें, जिधर से ये पास में पड़ेगा, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तो पेंटेन 2 ओन। और इसके लिए चाहे उधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, ये तीसरे कार्बन पर आएगा, तो पेंटेन 3 ओन। तो इस वे में इसका नाम हमने लिखा। स्ट्रक्चर पर ध्यान देना। और ये एक तरफ फिनाइल ग्रुप तुमने लगा दिया है, दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। इसे जो है कॉमन नेम में एसिटोफिनोन कहते हो। तो ये कुछ एल्डिहाइड और कीटोन्स के स्ट्रक्चर हो गए जो तुम थोड़ा मन में रखोगे, क्योंकि ज़्यादातर समय तुमसे प्रश्न जो है इन्हीं के साथ पूछे जाते हैं। वैसे तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन छोटे छोटे ये एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ती रहेगी। अब समय है आगे बढ़ने का। सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स में टॉटोमेरिज्म के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। ये बीच बीच में बार बार जो है थोड़ा थोड़ा इधर उधर से आता जाता रहता है, तो सबसे पहले इसी को निपटा दिया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। टॉटोमेरिज्म इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जैसे अपने पास एक एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, पीछे 2 कार्बन एटम की चेन भी लगा रखी है हमने। तो इस C डबल बॉन्ड O के ठीक बगल में जो कार्बन है उसे अल्फा कार्बन कहोगे, उसके भी बगल में जो कार्बन है उसको बीटा कार्बन कहोगे। और हम देखते हैं कि अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और निकल करके ऑक्सीजन के पास भाग जाएगा। अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और निकल करके ऑक्सीजन के पास भाग जाएगा। जब ऑक्सीजन के पास भाग जाएगा तो ये ऑक्सीजन के पास जैसा ही H आएगा वो OH हो जाएगा। तो उधर देखो OH हो गया। साथ ही साथ तुम्हें बॉन्ड्स का भी थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड थोड़ा एडजस्ट करने पड़ेंगे। तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि ऑक्सीजन को 2 ही बॉन्ड्स बनाना होता है। तो ऑक्सीजन या तो 2 सिंगल बॉन्ड बना ले या तो एक डबल बॉन्ड बना ले। तो यहाँ पर वो डबल बॉन्ड बना करके ऑक्सीजन ने अपने दोनों बॉन्ड्स को पूरा किया है, और वहाँ पर ऑक्सीजन जो है 2 सिंगल बॉन्ड्स बना करके अपने बॉन्ड्स को पूरा करेगा। एक बॉन्ड कार्बन के साथ, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तुम्हें बनाना पड़ेगा ताकि कार्बन के भी चारों बॉन्ड्स पूरे हो जाए। कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, तो बस तुम्हें अगर इतना ध्यान है कि कौन से एटम को कितने बॉन्ड्स बनाने होते हैं, स्पेशली कार्बन को और ऑक्सीजन को कितने कितने बॉन्ड्स बनाने होते हैं, तो इसमें कुछ बहुत कठिन चीज़ नहीं है। एक हाइड्रोजन यहाँ से वहाँ शिफ्ट करो, कार्बन से उठा करके ऑक्सीजन के पास ले जाओ, बॉन्ड्स को थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करो, बात हो जाएगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, अब वो सिंगल बॉन्डेड हो गया। कार्बन सिंगल बॉन्डेड था, डबल बॉन्डेड हो गया। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कि ये एक इनॉल है। इनॉल मतलब क्या? तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तुम कहते हो इन, और अल्कोहल ग्रुप को तुम कहते हो ऑल। दोनों को एक साथ जोड़ दो तो इनॉल। तो ये इनॉल का एक एग्जाम्पल है, ये एक इनॉल है। तो एल्डिहाइड जो है अल्फा हाइड्रोजन के यहाँ से वहाँ भाग जाने की वजह से इनॉल में बदल गया, और इनॉल वापस फिर से एल्डिहाइड में बदल जाएगा। तो एल्डिहाइड इनॉल में और इनॉल एल्डिहाइड में, ये चलता रहता है। हाइड्रोजन एक बार कार्बन से ऑक्सीजन के पास जाएगा और फिर ऑक्सीजन से वापस कार्बन के पास आएगा, और ये चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। ऐसा नहीं कि अपने आप रुक जाएगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, अप टू इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। इसको रुकना नहीं है, ये चलता ही रहेगा। और यही टॉटोमेरिज्म है कि एल्डिहाइड जो है इनॉल में बदला। इसी तरह से कीटोन भी देखो, यहाँ पर एक कीटोन हमने ले रखा है तुम्हारे लिए। बीच में C डबल बॉन्ड O है, दूसरी तरफ एक तरफ 2 कार्बन एटम्स की चेन है, दूसरी तरफ भी 2 कार्बन एटम्स की चेन है। C डबल बॉन्ड O के ठीक बगल में जो कार्बन है उसको तुम अल्फा कार्बन कहोगे, फिर अल्फा के बाद बीटा कार्बन कहोगे, सेम दिस साइड। इसके बगल में जो कार्बन है अल्फा, अल्फा के बगल में जो कार्बन है उसको बीटा कहोगे। और इस बार भी अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन को निकालो और निकाल करके ऑक्सीजन के पास पहुंचा दो। चूँकि जैसा चेन इधर है वैसा ही चेन उधर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम चाहे इधर वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास पहुंचा दो, चाहे उधर वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास पहुंचा दो, दोनों बार एक ही चीज़ होगा। दोनों बार ऐसा नहीं कि तुम इस हाइड्रोजन की जगह उस हाइड्रोजन के साथ
खेल करोगे तो खेल बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये वाला हाइड्रोजन वहाँ पहुँचा दो, चाहे ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पहुँचा दो, फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही सिचुएशंस में एक ही बात है। तो हमने चलो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकाला और ऑक्सीजन के पास पहुँचा दिया, और फिर से इनॉल बन गया। तो इस बार एल्डिहाइड का इनॉल बना था, इस बार कीटोन का इनॉल बना है। बहुत बार इसे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी नाम देते हैं, चाहे एल्डिहाइड रहे चाहे कीटोन रहे, दोनों ही सिचुएशन में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नाम देते हैं, राइट। और देखो भाई बॉक्स में क्या है तुम्हारे लिए, यस, वन मोर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को देखो, फिर से एक कीटोन है, लेकिन इधर का जो कार्बन चेन है और इधर का कार्बन चेन है, दोनों अलग अलग है। और सी डबल बॉन्ड ओ के ठीक बगल में जो कार्बन है अल्फ़ा कार्बन, इसी तरह से उस साइड में भी ये अल्फ़ा कार्बन। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, ऑक्सीजन के पास पहुँचा सकते हो, या फिर हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, ऑक्सीजन के पास पहुँचा सकते हो। दो अलग अलग तरीके से इस बार सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों तरफ के कार्बन चेन्स एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन पहुँचेगा ऑक्सीजन के पास तो एक बात होगी, और जब यहाँ से हाइड्रोजन पहुँचाओगे ऑक्सीजन के पास तो दूसरी बात होगी, और दोनों बातें हमने यहाँ पर बना रखी हैं। चलो यहाँ से H निकालो और O के पास पहुँचाओ, मन में सोच कर देखो, वही स्ट्रक्चर बनेगा ना। वीडियो अगर थोड़ा फास्ट हो तो तुम उसमें स्लो करने का भी ऑप्शन होता है यूट्यूब पर, वहाँ से स्लो कर सकते हो, या फिर बीच बीच में रोक सकते हो अगर तुम लिख रहे हो तो, क्योंकि चीज़ें हमने पहले से लिख रखी। हो क्या रहा था कि बोर्ड पर चौक से लिखते लिखते डस्ट ज़्यादा उड़ रहा था तो परेशानी हो रही थी। अब ग्रीन बोर्ड पर रिकॉर्ड करने का बहुत मन था हमारा, वो डिजिटल वगैरह बोर्ड पर रिकॉर्ड करने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो सोल्यूशन हमने निकाला कि चलो पहले से लिख करके लाते हैं, प्रोजेक्टर लगाते हैं, तो देखो क्या होता है। तो मे बी स्पीड वैसे तो हम धीरे धीरे ही बता रहे हैं, लेकिन फिर भी चूँकि पहले से लिखी हुई है चीज़ें, इसीलिए स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जहाँ जहाँ स्पीड ज़्यादा रहे वहाँ तुम स्लो कर लेना या वीडियो को रोक करके समझ लेना। तो हाइड्रोजन चलो यहाँ से भेज दिया ऑक्सीजन के पास, तो ये CH2, यहाँ डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और ये OH, वहाँ पर देखो एक इनॉल बन गया। फिर हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, ऑक्सीजन के पास भेजो, तो ये CH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये देखो ये दूसरा इनॉल। तो इस तरह से इस केस में दो दो इनॉल्स बनेंगे, एक इधर की तरफ से एक उधर की तरफ से। तो इस तरह से जो भी सिचुएशन रहे संभालो, इतना एक्सपीरियंस काफ़ी है, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है, और समझदारी नहीं दिखाओगे तो बताओ कैसे काम चलेगा। ओके, नाउ कम टू मैकेनिज्म। टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म क्या होता है। तो हमने एक एल्डिहाइड ले लिया है जिसमें टॉटोमेरिज्म होगा। अगर हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल करके ऑक्सीजन के पास पहुँचा दो तो क्या हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और देखो ये वाला स्ट्रक्चर आएगा। मैकेनिज्म क्या है, तो यहाँ से क्या करो, एक H+ को तुम बाहर निकाल दो। जब यहाँ से H+ निकालोगे तो कार्बन पर माइनस का चार्ज आएगा, ये तो समझते हो ना। जैसे H2SO4 होता है, H2SO4 में से तुम जब H+ निकालते हो तो क्या बन जाता है, HSO4-। तो कुछ वैसा ही सिचुएशन है, जब यहाँ से तुम H+ निकालोगे तो उस कार्बन पर एक माइनस का चार्ज आएगा। फिर ये जो माइनस का चार्ज है C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करेगा। माइनस का चार्ज है मतलब यहाँ पर लोन पेयर होगा, कार्बन पर माइनस का चार्ज है मतलब लोन पेयर होगा। इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाओगे, और इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ले जाओगे। तो जब इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये देखो। और बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, तो तुम चाहो तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन बना दो ऐसे। इलेक्ट्रॉन तुमने ऑक्सीजन को दे दिया और ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज भी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया और ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज भी आ जाएगा। तो इस वे में पहले यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकाला, वो निकाल करके यहाँ रखा हुआ है ना, कार्बन पर माइनस आया, फिर रेजोनेंस हुआ तो ये माइनस का चार्ज ऑक्सीजन के पास चला गया। और ध्यान देना, रेजोनेंस में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं न तो ये पूरा स्ट्रक्चर है न तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। पूरा स्ट्रक्चर ऐसा होगा
असली स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब निगेटिव चार्ज का कुछ हिस्सा कार्बन के पास होगा, निगेटिव चार्ज का कुछ हिस्सा ऑक्सीजन के पास होगा। निगेटिव चार्ज का कुछ हिस्सा कार्बन के पास, निगेटिव चार्ज का कुछ हिस्सा ऑक्सीजन के पास। तो ये हाइड्रोजन कभी कभी कार्बन के पास वापस चला जाएगा, कभी कभी ऑक्सीजन के पास वापस चला आएगा। तो अगर ये हाइड्रोजन कार्बन के पास वापस चला जाए तो फिर से यही वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, लेकिन अगर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास वापस चला है तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, इनॉल। तो यही है इसका मैकेनिज्म कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकला, बीटा हाइड्रोजन काहे नहीं निकला भाई? क्योंकि अगर बीटा हाइड्रोजन, अगर तुमने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला होता, माइनस चार्ज यहाँ ना होकर के इस वाले कार्बन पर होता, तो फिर ये रेजोनेंस ना हो पाता। इस रेजोनेंस से निगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिलती है। हाइड्रोजन निकला, कार्बन पर निगेटिव चार्ज आया और निगेटिव चार्ज को रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रही है। वो स्टेबिलिटी इस कार्बन के साथ नहीं पॉसिबल था। अगर यही माइनस यहाँ ना होकर के यहाँ होता, बीटा पर होता या गामा पर होता या और दूर होता, तो उस निगेटिव चार्ज को इस C++ O से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं था। तो C++ O निगेटिव चार्ज को फ़ायदा पहुँचा रहा है। कैसा फ़ायदा? इसके साथ रेजोनेंस करेगा, निगेटिव चार्ज कार्बन से ऑक्सीजन पर, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, तो हाइड्रोजन भी इसी में चिपका, तो ये बन गया भाई इनॉल। तो इस वे में टॉटोमेरिज्म का तुम मैकेनिज्म भी बहुत आसानी से लिख सकते हो, राइट। और ये सारा कुछ जो बता रहे हैं, इसका लेक्चर के नीचे लिंक जोड़ देंगे, उससे तुम इसका PDF जो है डाउनलोड कर लेना ना, तुम्हें थोड़ी आसानी रहेगी। ओके, एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे। विच विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। ये कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाए हैं हमने तुम्हारे लिए, इन स्ट्रक्चर्स को देखना है और कौन जो है टॉटोमेरिज्म दिखाएगा नहीं दिखाएगा, ये सब हम लोगों को जज करना है। तो C++O, इसके बगल में अल्फा कार्बन, इस पर दो दो हाइड्रोजन है, कोई भी एक हाइड्रोजन निकालो, भेज दो ऑक्सीजन के पास, टॉटोमेरिज्म दिखाएगा ही दिखाएगा। वेरी गुड। इसमें आ जाओ, C++O के ठीक बगल में ये कार्बन, अल्फा कार्बन। इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इस बार तुम हाइड्रोजन को यहाँ से वहाँ भेजना चाहो तो नहीं भेज पाओगे। तो इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, उसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। अल्फा कार्बन, इस पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को यहाँ से वहाँ भेजो, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। उसमें देखोगे यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो भेजोगे क्या? तो हाइड्रोजन भेज नहीं पाओगे, टॉटोमेरिज्म हो नहीं पाएगा। इस स्ट्रक्चर को देखो, अपना फॉर्मल्डिहाइड है, तो C++O के बगल में जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। उस पर जो हाइड्रोजन होता है वही जाता है ऑक्सीजन के पास। इसमें तो उसके बगल अगल में कुछ कार्बन ही नहीं है, अकेला कार्बन यही है, तो अल्फा कार्बन ही गायब है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो फिर अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? जब न अल्फा कार्बन है न अल्फा हाइड्रोजन है तो फिर टॉटोमेरिज्म कहाँ से होगा? इसमें भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। फिर अगला मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड। C++O के ठीक बगल में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और तुम ध्यान से देखो तो इस पर तो कोई हाइड्रोजन ही पहले नहीं है। ठीक, यहाँ पर एक और चीज़ हम तुमको बता दें, केवल अल्फा कार्बन का होना ज़रूरी नहीं है, कार्बन का sp3 होना भी ज़रूरी है। इसके पहले जो बातें हमने कही थी आधी आधी कही थी, केवल अल्फा कार्बन का होना ज़रूरी नहीं है बल्कि कार्बन का sp3 होना भी ज़रूरी है। तो ये दो वजहों से खारिज हो जाएगा। एक तो ये कार्बन डबल बॉन्डेड है तो मतलब sp2 हो जाएगा, और उसको भी छोड़ो, यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो क्या माथापच्ची करना, बात खत्म। इसमें आ जाओ, एक तरफ बेंजीन रिंग है, तो इस वाले कार्बन पर तो हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ हाइड्रोजन नहीं था वैसे यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है। उधर वाले कार्बन पर, वो भी तो अल्फा कार्बन है ना, वहाँ पर हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, और हाइड्रोजन मिलेगा तो फिर हाइड्रोजन इधर से उधर शिफ्ट करेगा, टॉटोमेरिज्म होगा, तो उस मॉलिक्यूल में टॉटोमेरिज्म होगा, राइट। यहाँ पर एक चीज़ हम तुमको एक्सप्लेन कर दें, जैसा कि हमने कहा कि अगर सपोज सिचुएशन ऐसा है, एक छोटा सा पॉइंट हम एक्सप्लेन करके ही आगे बढ़ते हैं। सपोज ये एल्डिहाइड है, तो देखो तुम्हें देखने में लगेगा कि यहाँ पर अल्फ़ा, ये बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये यहाँ से निकल कर यहाँ जा सकता है, लेकिन ध्यान देना इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक, हम इसके पैरेलल एक और मॉलिक्यूल लिखते हैं,
ये अल्फ़ा, ये बीटा, हमको बीटा से कोई मतलब नहीं है, जस्ट ऐसा ही अल्फ़ा आया तो बीटा भी आ गया। ये sp3 है। तो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगा, यहाँ पर टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। ऐसा क्यों भाई? यहाँ से जब तुम H निकालोगे तो जो स्ट्रक्चर तुम्हें मिलेगा CH3CH माइनस का चार्ज COH, ठीक, यही मिलेगा तुम्हें। चलो यहाँ से भी H निकाल दो जरा। तो जब तुम H निकालोगे तो डबल बॉन्ड कार्बन पर माइनस एंड COH, ठीक। फिर ये रेजोनेंस करेगा और नेगेटिव चार्ज चला गया ऑक्सीजन के पास, और इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ध्यान देना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक, फिर उसके अगले कार्बन पर अगर प्लस है या माइनस है तो ये प्लस या माइनस इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ठीक इसके सिर के ऊपर प्लस या माइनस लगा दोगे तो इसमें रेजोनेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो ऑर्बिटल का चक्कर होता है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, कभी कहीं दूसरे सही मौके पर उसमें चलेंगे हम लोग। फिलहाल डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पर अगर प्लस या माइनस है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, अगले कार्बन पर प्लस या माइनस है, इसमें रेजोनेंस होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन के ठीक सिर के ऊपर प्लस या माइनस लगा दोगे तो इसमें रेजोनेंस नहीं होता। तो इस चीज़ को अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेना, और उसके बाद समझ जाओगे कि देखो ये तो रेजोनेंस ही नहीं करेगा, तो नेगेटिव चार्ज कभी ऑक्सीजन के पास जाएगा ही नहीं। जब ऑक्सीजन के पास जाएगा नहीं तो मैकेनिज्म कहता है कि टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। तो इस पॉइंट को अच्छे से माइंड में रखोगे। फिर से लाते हैं उसको, कहाँ गया? यस, आ गया। तो जो कहना था हमने कहा, आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ इनॉल एट इक्विलिब्रियम। जैसे ये एक एल्डिहाइड है, हाइड्रोजन यहाँ से तुमने भेजा ऑक्सीजन के पास, ये बन गया इनॉल। ये दोनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं और थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मतलब जिस स्पीड से ये उसमें जाएगा उसी स्पीड से वापस ये इसमें, फिर जिस स्पीड से उसमें गया उसी स्पीड से वापस ये इसमें। इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना, कि जब रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हो। तो जितना ये उसमें जाएगा उतना वापस ये इसमें आ जाएगा। ये हो गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर ये जो इनॉल का परसेंटेज होता है बहुत ही कम होता है। आसानी के लिए, तुम्हारी आसानी के लिए हमने लिख दिया लेस देन 0.01%। होता और भी बहुत कम है, लेकिन हमने तुम्हारी आसानी के लिए हमने इतना टेढ़ा नंबर नहीं चुना जो तुम याद न कर पाओ। तो बहुत कम होता है तुम्हारे लिए, लेस देन 0.01%। और डेफिनेटली फिर ये क्या हो जाएगा, मोर देन 99.99%। तो इसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा, उसका परसेंटेज काफ़ी कम। इसी तरह से अगर कोई कीटोन है तो भी तुम देखोगे इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा, उसका परसेंटेज बहुत कम। तो इक्विलिब्रियम पर एल्डिहाइड या कीटोन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है और उसके सामने जो बनने वाला इनॉल है उसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है। ऐसा क्यों है? स्टेबिलिटी का मामला होता है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा रहेगा, जो कम स्टेबल होगा वो कम रहेगा। तो तुम देखोगे C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड C, ठीक, जो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन है उसमें C डबल बॉन्ड O है, और जो हमारा इनॉल है उसमें C डबल बॉन्ड C है। तो डबल, ये बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर है, ये बॉन्ड जो है वीकर है, और जो मजबूत बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जो कमज़ोर बॉन्ड होगा वो थोड़ा कम स्टेबल होगा। तो C डबल बॉन्ड O के ज़्यादा स्ट्रेंथ होने की वजह से, इस बॉन्ड के ज़्यादा स्ट्रेंथ होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये बॉन्ड कमज़ोर होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, और स्टेबिलिटी कम होने की वजह से वो कम बनता है और ये ज़्यादा रहता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हुआ, ठीक। कभी कभी कुछ कुछ स्पेशल केसेस तुम्हारे पास आ सकते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल देखो, एसिटाइल एसीटोन, इसको थोड़ा एक बार पहचानना भी सीख लो। एसीटोन तुम पहचानते हो, CH3COCH3 एसीटोन तुम पहले से जानते हो। एसिटाइल क्या होता है भाई?
CH3CO कार्बन का एक बॉन्ड खाली है, इस ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप कहते हो। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ और इसको ला करके इसी में जोड़ दो, देखो ये स्ट्रक्चर मिलेगा ना। तो ये वाला पार्ट एसीटोन हो गया और एसीटोन के पीछे एसिटाइल हो गया, तो एसिटाइल एसीटोन कहते हैं इसको। एसिटाइल एसीटोन में फिर से एसिटाइल एसीटोन ही लिखा हुआ है। इस हाइड्रोजन का निकलना बहुत आसान है, क्योंकि जब हाइड्रोजन निकलेगा कार्बन पर माइनस आएगा, फिर ये माइनस इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, दोनों के साथ रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई रहेगी। तो ये हाइड्रोजन फटाफट निकलेगा, या तो इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा या तो इस ऑक्सीजन के पास चला आएगा। ठीक, जो फटाफट निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो माइनस का चार्ज है वो दोनों तरफ रेजोनेंस करके स्टेबल बन जाएगा। हमने इसके दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी बना दिए। इसका एक रेजोनेंस ऐसे करोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया, ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा। और यही चीज़ अगर तुमने उधर किया होता तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता। ध्यान से इसको देख लो, थोड़ा हम रुक जाते हैं। हाइड्रोजन आयन निकाला, माइनस का चार्ज आया, ये माइनस का चार्ज इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, उधर भी रेजोनेंस कर सकता है। तो ये डबल बॉन्ड, इस पर माइनस का चार्ज, या फिर ये डबल बॉन्ड उस पर माइनस का चार्ज, ये दो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे तुम्हें। और इस रेजोनेंस की वजह से ये CH3 है, CH2 क्यों दिख रहा है, ये CH3 है। तो इस रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बड़ी हाई रहती है, और इसी वजह से ये जो हाइड्रोजन आयन है वो फटाफट निकलेगा और निकल करके जल्दी जल्दी ऑक्सीजन के पास भागेगा। और इसके चलते इसका जो इनॉल बनेगा, यहाँ से H को निकालो, या तो इसके पास पहुँचा दो या तो इसके पास पहुँचा दो। ये स्ट्रक्चर अगर बीच में से देखो तो जो चीज़ उधर है वही चीज़ इधर है, कोई अंतर नहीं है, जो उधर है वही इधर है, ये सेंटर पर है। तो हाइड्रोजन इधर पहुँचा दो या हाइड्रोजन इधर पहुँचा दो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो हमने हाइड्रोजन को यहाँ पहुँचा दिया, ये बना उसका इनॉल। और ये इनॉल 80% बनता है। जनरल केसेज में, सिंपल केसेज में कितना था, 0.01% से भी कम बनता था। इस बार इनॉल कितना बना है, 80% इनॉल बना है। ऐसा क्यों? ज़रूर वो स्टेबल होगा किसी न किसी वजह से, क्योंकि ऊपर यही तो रीजन बताया था, जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, जो कम स्टेबल रहेगा वो कम होगा। तो कुछ न कुछ उसमें ऐसा चक्कर होगा कि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए वो ज़्यादा हो रहा है। क्यों वो ज़्यादा हो रहा है? तो एक रीज़न तो चलो ये भी उसमें जोड़ेंगे कि एक्स्ट्रा एसिडिक हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन एक्स्ट्रा एसिडिक, एसिडिक मतलब H+ बन करके जो निकल जाता है आसानी से। H+ का बनना आसान है मतलब ज़्यादा एसिडिक, H+ का बनना मुश्किल है मतलब कम एसिडिक। तो ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि जब हाइड्रोजन निकल करके जाएगा तो कार्बन का जो माइनस का चार्ज है दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा। तो हम कहते हैं इस हाइड्रोजन का निकलना आसान है, हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, तो एक्स्ट्रा एसिडिक हाइड्रोजन। दूसरी चीज़ कॉन्जुगेशन इन इनॉल, ये जो इनॉल तुम्हारा है इसमें देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर ये पीछे ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये सब रेजोनेंस करेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन तुम ऐसे डोनेट करोगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे शिफ्ट करोगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे शिफ्ट करोगे। तो ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ये सब आपस में रेजोनेंस करते रहते हैं। रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक तो हाइड्रोजन एसिडिक था, ज़्यादा एसिडिक था, फटाफट यहाँ से निकला, भाग गया ऑक्सीजन के पास, एक ये रीजन जोड़ा। दूसरा कॉन्जुगेशन, ये जो इनॉल है उसमें काफ़ी कॉन्जुगेशन है, और उस कॉन्जुगेशन की वजह से, स्पेशली ये वाला कॉन्जुगेशन ध्यान देना, ठीक, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है। इस कॉन्जुगेशन की वजह से, ये तो पहले भी रहा होगा, अगर हम इसके पहले वाले किसी इनॉल को देखें, पहले इसको मिटा देता हूँ ना, ये इधर साइड में बनाई देते तुम्हारे लिए, थोड़ा बहुत हमको भी चलने दो। तो जैसे हम लोग एक इसका इनॉल बना दें, तो इसका इनॉल बनाओगे तो कैसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड OHH। तो ये वाला कॉन्जुगेशन तो यहाँ पर भी चलता रहता है ना, तो इस कॉन्जुगेशन को इसमें से इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये सब अब जगह कॉमन है, तो इसको नहीं काउंट करते हैं। ये एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है, तो इस एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक। इसके अलावा
इस पर्टिकुलर केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काम कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या चक्कर है जरा देखो तो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या चक्कर है जरा देखते हैं। ये देखो, है ना, एक साथ दोनों दिख जाएंगे क्या? एक साथ दोनों नहीं दिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर फिर से लिख देते हैं ना। यही मॉलिक्यूल था, यही मॉलिक्यूल था, CH3CO CH डबल बॉन्ड OH एंड CH3, ठीक, यही वाला मॉलिक्यूल है ना, मिला सकते हो अगर तुम्हें संदेह है तो। वो रहा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। क्यों और कैसे? तो चलो इस डायग्राम पर आ जाओ। देखो ये ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता रहता है, तो हाइड्रोजन पर आएगा डेल्टा प्लस, मतलब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन और इसके पास है लोन पेयर, ये दो लोन पेयर बना रखा है, तो ये लोन पेयर को हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है और इसी को तुम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हो। इससे भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कॉन्जुगेशन की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, और स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है तो इनॉल जो 0.01% से भी कम बनता था इस पर 80% बन रहा है, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, एक यहाँ पर छोटा सा प्रश्न तुम्हारे लिए, इन दोनों में से किसका इनॉल का परसेंटेज ज़्यादा होगा? ये कंपाउंड और वो कंपाउंड। तो इसमें ध्यान से देखो, ये बीच में जो यहाँ पर दो हाइड्रोजन होंगे ना, हम लिख भी देते हैं, यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम्स होंगे। जब हाइड्रोजन निकालोगे तो कार्बन पर माइनस आएगा, फिर वो माइनस इधर भी रेजोनेंस करेगा, उधर भी रेजोनेंस करेगा, समझ गए ना। तो बहुत एसिडिक हाइड्रोजन है, फटाफट निकल करके ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो H को यहाँ से निकाल कर यहाँ भेज दो, ये इनॉल बना। इसमें कॉन्जुगेशन भी एक्स्ट्रा होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है, वो बातें इसमें नहीं है, इसलिए इसका इनॉल कम बनेगा, उसका इनॉल ज़्यादा बनेगा। हमने बना भी रखा है ना, ये हाइड्रोजन को हटाएं तब तो इनॉल हमने बना भी रखा है, इसका इनॉल बनाओगे तो ये बनेगा। और इस इनॉल में कॉन्जुगेशन भी है, हाइड्रोजन भी ज़्यादा एसिडिक था, कुल मिलाकर के इन्हीं वजहों से इसका जो है इनॉल का परसेंटेज इसकी तुलना में उसका इनॉल का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा ना। अब कितना ज़्यादा रहेगा ये हम लोग हर जगह याद नहीं रख सकते, बस ज़्यादा रहेगा कम रहेगा यही हम लोगों को समझ लेना ना, याद नहीं रखना है कि कितना परसेंट रहेगा या कितना परसेंट नहीं रहेगा, वो तो हमने ऐसे ही लिख दिया, हमको थोड़ा याद था तो। ओके, तो बस आज की क्लास में हम लोग इतने पर ही रुकेंगे ना। आज की क्लास में हमने तुम्हें दो बातें बताई, एक तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के स्ट्रक्चर पर थोड़ी सी बात करी, और टॉटोमेरिज्म जो कि बीच बीच में बार बार आता रहता है उसको निपटा दिया। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्शंस पर बातें करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, चलते हैं हम, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।